हेलो एवरीवन। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे। इंडियन मॉनसून की थ्योरी में हमने लास्ट लेक्चर में डायनेमिक थ्योरी ऑफ इंडियन मॉनसून कंप्लीट कर लिया है। इंडियन मॉनसून की जेट स्ट्रीम थ्योरी को समझने के लिए हमें जेट स्ट्रीम के मैकेनिज्म, उसके फंक्शंस को समझना जरूरी है। क्योंकि जेट स्ट्रीम एक जियोस्ट्रॉफिक विंड ही है, इसलिए पहले शुरुआत करते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड से। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ विंड्स एंड आइसोबार्स बिहेव इन अ सर्टेन वे। जब भी कभी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है, तो वहाँ पे जो एयर प्रेशर होता है वो अलग अलग तरीके से वेदर चार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। आइसोबार्स एक ऐसी लाइंस होती हैं जो कि वेदर चार्ट में ऐसे पॉइंट्स को जो कि इक्वल बैरोमीट्रिक प्रेशर को फील कर रहे होते हैं या मेज़र कर रहे होते हैं, उन सभी को मिलाती हैं। तो अपने राइट हैंड साइड में अमेरिकी ग्रेट लेक्स के ऊपर जो ये लो प्रेशर का जो जोन देख रहे हो, उसके ऊपर तुम्हें वेदर चार्ट में सर्किल्स में बहुत सारे आइसोबार्स दिखाई पड़ रहे होंगे। ये आइसोबार्स अलग अलग सर्किल को अलग अलग नंबर से डिनोट करते हैं, जो कि उनके एयर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1000, 1004, 1020, 1028, ये सारे ही सर्किल कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स जैसे दिख रहे हैं, और ये सारे सर्किल इक्वल प्रेशर के एरिया को ही डिनोट करते हैं। उन सभी जगहों पे तुम्हें इक्वल प्रेशर देखने को मिलेगा। नाउ दो दीज आइसोबारिक पैटर्न्स we can recognize different pressure system such as depressions, anticyclones, ridges, etc., each of which is associated with its own characteristic weather. जैसे जैसे हमें वेदर चार्ट पे इक्वल बैरोमेट्रिक प्रेशर के आइसोबार्स दिखाई पड़ते हैं, तो वो सारे के सारे एरियाज हमें ये बताते हैं कि वहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक वेदर पैटर्न है, यानी कि जो उस आइसोबार की वेदर पैटर्न है, उससे एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना हमें वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट्स क्या हैं? प्रेशर ग्रेडियंट उस चेंज को कहते हैं जो प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस के बेसिस पर मेजर किया जाता है, एंड इट इज़ मेजर्ड एट द राइट एंगल ऑफ आइसोबार्स। अभी ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, दो तीन बातें हमने करी। पहला तो ये चेंज है। क्या चीज़ मेज़र करता है? प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस को मेज़र करता है। डिस्टेंस की हर यूनिट पे प्रेशर कितना चेंज हो रहा है, इस चीज़ को प्रेशर ग्रेडियंट मेज़र करता है। यानी कि अगर हम इस बार में इस डायरेक्शन से, जहाँ पे मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, देन दिस वन, देन दिस वन, तो जैसे जैसे तुम यहाँ से इस तरफ बाहर की तरफ मूव करोगे, वैसे वैसे तुम्हें इसके प्रेशर में चेंजेस दिखाई देंगे। तुम्हें यहाँ के वेदर पैटर्न में भी उस तरह का चेंजेस देखने को मिलेगा। और ये चीज़ जो कि ये चेंज को शो करती है, ये चीज़ कहलाती है प्रेशर ग्रेडियंट्स। और इसको हमेशा आइसोबार्स के राइट एंगल में मेज़र किया जाता है। यानी कि कभी भी किसी भी पॉइंट पे जब तुम्हें प्रेशर ग्रेडियंट मेज़र करना होगा, तो तुम वहाँ पे टेंजेंट खींचोगे, टेंजेंट यानी कि जिसको स्पर्श रेखा कहते हैं, और उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे तुम ये मेज़र करोगे कि कितनी चेंजेस तुम्हें देखने को मिल रही है प्रेशर में पर यूनिट डिस्टेंस की बेसिस पर। अब इसका एक डायग्राम यहाँ पे भी बना हुआ है। अगर तुम देखो तो 120 एचपीए जो है वो हेक्टोपास्कल होती है, जो कि प्रेशर की यूनिट होती है। और 116 एचपीए, ये तुम्हें दो आइसोबार्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि इधर और इधर देख पा रहे होगे तुम। इन आइसोबार्स में तुम ये देख पा रहे होगे कि जो लार्जर नंबर है यानी 120, वो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि ये इसको हाई प्रेशर का जोन बना देता है, विच इज़ ऑल्सो रिटन ओवर द ईयर। नाउ दिस 116 हेप्टोपास्कल, इट इज़ लो प्रेशर जोन एंड रिलेटिवली लो प्रेशर जोन, क्योंकि कोई भी हाई प्रेशर या लो प्रेशर एब्सोल्यूट नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग्स। तो इसलिए हमने रिलेटिव हाई प्रेशर और लो प्रेशर के जोन को आइडेंटिफाई कर लिया, और आइसोबार्स हमने भी ड्रॉ कर लिए। अब आइसोबार्स ड्रॉ करने के बाद हम जब प्रेशर ग्रेडियंट्स को चेक करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, और वो इस तरह का है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया भी था दैट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है, और इसके लिए एक बहुत ही अच्छी एनालॉजी भी दी थी तुम्हें कि सपोज करो किसी एक कमरे में बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, लेट्स से 120 पीपल आर देयर। इन सम अदर रूम ऑफ द सेम साइज देयर आर ओनली 20 पीपल्स। तो नेचुरली जब तुम इस डेंसली पॉपुलेटेड कमरे की जब दरवाजे को खोलोगे, तो तुम्हें लोग इधर से इधर माइग्रेट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसको एक और एनालॉजी से समझा जा सकता है कि अगर किसी दो कॉलम में, जो कि दोनों कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, अगर उन दो कॉलम में लिक्विड की जो हाइट है वो अलग अलग कर दी जाए,
अगर उस लिक्विड की हाइट अलग अलग कर दी जाए तो नेचुरली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लिक्विड मूव होते तुम्हें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक एनालॉजी है जो कि ये समझाती है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमें आइसोबार्स में परपेंडिकुलरली एयर मूव करते हुए दिखाई पड़ती है और नेट फोर्स भी हमारा उधर की तरफ ही लगता है। और प्रेशर ग्रेडियंट्स क्या होते हैं ये भी हमने समझ लिया। नाउ इट इज़ जनरली टर्म्ड एज स्टीप व्हेन द आइसोबार्स आर क्लोजर। जब भी कभी आइसोबार्स क्लोजर होते हैं, जहाँ पे कि मैंने ये एरो ड्रॉ किया है, ये ऊपर वाले मैप में तुम देख पा रहे होगे, ये सारी जगह क्लोजर क्लोजर हैं, सारी लाइंस क्लोजर हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे चेंज इन प्रेशर यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट विथ डिस्टेंस ये बहुत ही ज़्यादा तेज हो रहा है, स्टीप है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर तुम किसी दो जोन को अगर तुम उसके प्रेशर के ग्राफ में ड्रॉ करोगे, देन लो प्रेशर अगर इधर है और हाई प्रेशर अगर इधर है, तो किसी एक जगह जहाँ पे बहुत ही क्लोज लाइंस हैं उनका ग्राफ ऐसे बनेगा। उनका ग्राफ तुम ऐसे बनाओगे, क्लोज लाइंस अगर हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप है इसलिए ग्रेडियंट बहुत ही ज़्यादा तेज होगा या स्लोप बहुत ज़्यादा शार्प होगा। लेकिन अगर यहीं पे तुम्हें कोई ऐसा ग्राफ मिले जिसमें कि दूरी हो, यानी कि जैसे कि तुम इसके अपोजिट में यहाँ पर देखो, ये जो दूरी तुम्हें आइसोबार्स में दिख रही है, तो यहाँ पे तुम्हें इस तरह की स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि रिलेटिवली स्लोप बहुत ही माइल्ड होगा, बहुत ही रिलेटिवली माइल्ड होगा, ऐसा कह सकते हो। तो अगर डिस्टेंट लाइन्स हैं, डिस्टेंट लाइन है किसकी? डिस्टेंट लाइन है आइसोबार्स की। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये जो स्लोप है ये रिलेटिवली माइल्ड है और मॉडरेट है। ठीक है, नाउ द स्टीपर द प्रेशर ग्रेडियंट द ग्रेटर द विंड स्पीड। जितना ही ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट स्टीप होगा, यानी कि जितना ही ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, हाई बहुत ही ज़्यादा है और लो बहुत ही कम है, इस वजह से जो विंड की स्पीड होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और विंड क्या होती है? इट इज़ मूविंग एयर। विंड एयर की मूवमेंट को कहते हैं, यानी जब एयर मूव कर रही हो तो उसे विंड कहते हैं। उसकी स्पीड जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। आई एम प्रीटी श्योर कि आइसोबार्स और विंड का कंसेप्ट तुम्हारा अभी तक क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द ओरिजिनल टॉपिक विच इज़ जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। अभी जियोस्ट्रॉफिक विंड्स क्या हैं और किस तरीके से हमें उनको समझना है। नाउ जियोस्ट्रॉफिक विंड्स को समझने के लिए हमें एटमॉस्फियर में ऊपर की लेयर में जाना होगा, यानी कि ट्रोपोस्फियर में ऊपर की तरफ जाना होगा, जहाँ पे कि ये एक्चुअल फिनोमेना देखने को मिलता है। द फ्रिक्शनल ड्रैग ऑफ अर्थ सरफेस ऑन विंड्स इज़ वेरी मिनिमम एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर और अबव। 1000 मीटर, यानी इसको मैं 1 किलोमीटर अपने समझने के लिए बोल लूँ तो क्या कहेंगे हम कि 1 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर अर्थ के सरफेस से, यानी सी सरफेस लेवल से 1 किलोमीटर के एबव में हमें जो फ्रिक्शनल ड्रैग है अर्थ सरफेस का, यानी कि उसमें लैंडस्केप में जो अर्थ ड्रैगिंग हो रही है, हिमालय की वजह से जो ड्रैगिंग हो रही है, जो फ्रिक्शनल ड्रैग मिल रहा है वो हमें लगभग नहीं मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है, एब्सेंट हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, when frictional drag is absent, winds controlled mainly by the pressure gradients and the Coriolis force। प्रेशर ग्रेडियंट्स और कोरियोलिस फोर्स से ही विंड्स जो हैं वो गवर्न होना शुरू हो जाती हैं, जबकि फ्रिक्शनल ड्रैग बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, लगभग एब्सेंट हो जाता है। और क्योंकि कोरियोलिस फोर्स एट दिस लेवल द विंड विल इनिशियली मूव्स अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट्स। क्योंकि यहाँ पे यानी कि अपर ट्रोपोस्फियर में जो विंड है वो पहले शुरू में तो प्रेशर ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग ही मूव करती है, लेकिन कोरियोलिस इफेक्ट में पड़कर और फ्रिक्शनल ड्रैग उनके पास नहीं होता है, इसलिए वो लगभग 90 डिग्री तक चली जाती हैं, वेरी कर जाती हैं, उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। नाउ अब इस फिनोमेना को, ये जो फिनोमेना है जिसमें कोरियोलिस इफेक्ट चेंज हो रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक से समझ लेते हैं। इधर देखो, तुम्हें सी जो है वो लाइन दिख रही होगी कोरियोलिस फोर्स की, ये सी कोरियोलिस फोर्स की लाइन दिख रही होगी, एंड दिस वे इज जियोस्ट्रॉफिक विंड्स एंड दिस पी एच इज हॉरिजेंटल प्रेशर ग्रेडियंट्स। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर कि ये तुम्हें तीनों बातें समझ में आएंगी दैट सी वी पी एच क्या है। नाउ पी एच के बारे में देखो, तो अगर हम इस डायरेक्शन के बारे में पता लगाएं तो ये तुम्हारा है
हाई प्रेशर और ये है लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है, और लास्ट ग्राफ में मैंने तुम्हें क्या बताया था, दैट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है। इस राइट हैंड साइड वाले इमेज में देखो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ प्रेशर ग्रेडियंट होता है। सेम सिचुएशन हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, दैट दिस इज हाई प्रेशर एंड दैट इज लो प्रेशर, एंड दैट्स वाई द एरो एंड द ग्रेडियंट एरो इज टुवर्ड्स लो प्रेशर डायरेक्शन। ठीक है, फिर अब जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्योंकि एब्सेंट है, फ्रिक्शन एब्सेंट है, और वो किसी सिचुएशन में ऐसा हो जाए कि वो प्रेशर ग्रेडियंट्स के बिल्कुल ही अपोजिट लगने लगे और इक्वल हो जाए, यानी कि ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, यानी कि पीएच यानी हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट्स का जो फोर्स है और जो कोरियोलिस फोर्स है, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो विंड किधर मूव करेगी, क्योंकि विंड तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करनी थी प्रेशर ग्रेडियंट के, जैसा कि हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। लेकिन अब विंड तो उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती क्योंकि कोरियोलिस फोर्स बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में एंड इक्वल लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में विंड्स जो हैं वो आइसोबार्स के बीच में से मूव करना शुरू कर देती हैं, यानी कि पैरेलल टू आइसोबार्स मूव करना शुरू कर देती हैं। और जो विंड ऐसे मूव करती हैं, यानी कि पैरेलल टू आइसोबार्स, इन बिटवीन आइसोबार्स, इन द अपर ट्रोपोस्फियर लेवल, उन सभी विंड्स को जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कहते हैं। एंड वन ऑफ सच जियोस्ट्रॉफिक विंड इज ऑल्सो नोन एज जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, व्हेन द कोरियोलिस इफेक्ट is the counterbalanced by the pressure gradients force, the resulting wind termed as geostrophic winds will flow parallel to the isobar. A practical example of geostrophic winds is jet stream, a high-speed narrow air current that flows at the altitude typically around 10,000 meter, that is 10 kilometers के around, or more above the earth's surface. तो जेट स्ट्रीम क्या है, वो एक तरह की जियोस्ट्रॉफिक विंड्स ही है जो कि मूव करती है किस तरफ से किस तरफ, पैरेलल टू आइसोबार्स। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के बारे में तुम्हें जानना चाहिए, दैट कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट्स के बैलेंस हो जाने के बाद भी जब हम देखते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम जो होता है वो राइट हैंड साइड की तरफ होता है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में हमें इसी विंड का मूवमेंट, ये जो जियोस्ट्रॉफिक विंड है उसका मूवमेंट हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखने को मिलता है। और जेट स्ट्रीम के ऊपर भी अगर तुम इसको अप्लाई करोगे, देन यू विल फाइंड कि व्हाई जेट स्ट्रीम आर वेस्टर्लीज, यानी कि वो वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि अर्थ जिधर मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में वो क्यों मूव करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट क्यों मूव करती हैं। ठीक है, तो ये जेटस्ट्रॉफिक विंड हो गई, और यहीं पे जो है सीड है या ओरिजिन है जेट स्ट्रीम का भी। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हें जो जियोस्ट्रॉफिक विंड, कोरियोलिस फोर्स और इनका फंक्शंस, आइसोबार्स, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें जाते जाते देना चाहता हूँ कि सपोज़ करो कि ये जो ग्रीन वाले इमेज है हमारी, अगर इसमें हमें प्रेशर ग्रेडियंट्स ड्रॉ करने हो, यानी कि वो लाइन ड्रॉ करनी हो जो कि प्रेशर ग्रेडियंट्स को ड्रॉ करने के लिए बनाई जाती हैं, तो वो कैसे बनेंगी। मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूँ जो कि आउटवर्ड है वो, और एक दूसरा ऑप्शन है जो कि इनवर्ड है। ठीक है, लो प्रेशर की तरफ या लो प्रेशर से बाहर। तो मैं इसे ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, दैट इज़ 1 A एंड B। तुमको इसे आंसर देना होगा कमेंट में। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।